तो लास्ट क्लास में हमने बातें की थी कुछ विशेष, याद आ रहा है तुम लोगों को? अभी देखो सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि अच्छा लगे क्लास में, है ना? मुझे ये बताओ, हम्म। लास्ट क्लास में हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नाम का कुछ चीज पढ़ा था, याद आ रहा है? तो मुझे ये बताओ, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल आते हैं? बताओ, सभी लोग बताओ जिनको पता है, याद हो जाएगा बोलोगे तो मेरे साथ साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी गुड। और गोल्जी? गोल्जी, लाइसोसोम? हाँ, और वैक्यूल। वेरी गुड। वैक्यूल। देखो ऐसे बोलते जाओगे ना दोस्तों, याद ही हो जाएगा, क्योंकि क्लास में बोलोगे, फिर पढ़ोगे, फिर सवाल सॉल्व करोगे, कितना करोगे, याद ही है। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि ये किससे बना होता है, तुम बोलोगे सर ये तो सिस्टर्नी से बना होता है, ठीक। इसके अलावा ये क्या हम्म। बना होता है? टिब्यूल्स से बना होता है, तुम बोलोगे ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा वेसाइकल से बना होता है। ये कितने तरह के होते हैं दोस्त? दो तरह के, एक होता है आरईआर और दूसरा क्या होता है? एसईआर, है ना? ऐसी है। एसईआर में ज्यादातर टिब्यूल्स होते हैं और आरईआर में ज्यादातर सिस्टर्नी होता है। आरईआर रफ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक। और एसईआर में नहीं होता, क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए ये प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है दोस्त? प्रोटीन। जबकि प्रोटीन, एसईआर क्या बनाता है दोस्तों? लिपिड बनाता है। लिपिड। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? इसके नो अलावा तो सर। कुछ था नहीं, इतना ही था ना? और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने डिस्कस कर ही ली। आओ अब बात हाँ करते हैं सर। गोल्जी का। किसके बारे में बात करना चाहेंगे? गोल्जी। गोल्जी के बारे में हमने क्या जाना था कि गोल्जी भी बना होता है सिस्टर्नी से, है ना? इसके डायमीटर के बारे में कुछ दिया था शायद, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 वन। माइक्रोमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, है ये ना? गोल्जी कुछ लिखा ऐसा है या डायमीटर ग्लोजी? सिस्टर्नी का। क्या क्या बोली? क्या बोल गई? गोल्जी की स्पेलिंग बोल रही थी शायद से। अच्छा, गोल्जी भावनाओं को समझो, है ना? भावनाएं मैटर करती है। मैं कुछ देर के लिए ओमकार बन जाता हूँ, अब बोलो। ओके सर। ठीक है सर। अब ठीक है गोल्जी? ठीक है। तो सिस्टर्नी, सिस्टर्नी 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तुमने देखा था सिस्टर्नी में दो फेस होता है ना? एक होता है सिस फेस, ऐसा वाला, तुम बोलोगे हाँ। सिस फेस का दूसरा नाम क्या था? सिस फेस का दूसरा नाम था फॉर्मिंग फेस, याद आ रहा है? और और ये फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस की तरफ रहता है, बोलो हाँ या ना? जबकि ये वाला फेस जो है ट्रांस फेस, ये ट्रांस फेस जिसका दूसरा नाम होता है मैच्योरिंग फेस, ये मैच्योरिंग किधर की तरफ, फेज। ये किधर की तरफ रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? हमने देखा कि ये जो फेस है सिस फेस, ये यहाँ से चीजें रिसीव करती है, उसको मॉडिफाई करती है और फिर यहाँ से रिलीज कर देती है, चाहे इंट्रा सेलुलर टारगेट पे यानी विद इन सेल, या इंटर सेलुलर टारगेट पे, बोलोगे हाँ बिल्कुल। यानी यहाँ पे काम क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे होता है मॉडिफिकेशन का काम। क्या होता है? मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्लाइकोप्रोटीन का, तो ग्लाइकोप्रोटीन हो या ग्लाइकोलिपिड हो, इसका मेन सोर्स कहाँ है, कहाँ बनता है? तो गोल्जी में बनता है, क्योंकि प्रोटीन कहाँ से आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसको कार्बोहाइड्रेट से ढक देता है, तो क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड कहाँ से आता है? एसईआर से। उसको कार्बोहाइड्रेट से ढक देता है, बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। तुम्हारे मन में एक और सवाल आना चाहिए कि सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एसईआर है, ये सब जब चीजें बनाती है तो क्या सिर्फ अच्छा अच्छा चीज बनता है, यानी सिर्फ प्रोडक्ट बनता है अपना, या कुछ अनवांटेड चीज भी बनेगा? तुम लोग अपना कॉमन सेंस लगा के बताओ, क्या सिर्फ अच्छा चीज ही बनेगा या कुछ बुरा चीज भी बन सकता है? बुरा बताओ भी बन दोस्तों। सकते हैं। बिल्कुल बुरा भी बन सकता है। और अगर वो बुरा चीज बनता है तो उस बुरा चीज को क्या सेल में ऐसे ही छोड़ सकते हैं? नहीं, उसको भेजा जाता है किसके पास? गोल्जी के पास। ये तुम्हारे एलन में नहीं दिया था, मैं बता रहा हूँ। गोल्जी के पास भेजते हैं, और गोल्जी क्या करता है, ध्यान से सुनना। वो गोल्जी उसको पैक कर देता है एक मेम्ब्रेन से। क्या करता है? मेम्ब्रेन से पैक करके सेल के अंदर ही छोड़ देता है। अब तुम बोलोगे सर सेल के बाहर क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं, यानी हम अपना ही बात कर ले, तो हमारा बॉडी कुछ देखो ऐसे अरेंज्ड है। सेल्स, बताओ, सेल ऐसे आपस में अरेंज्ड है ना, आसपास? हम्म। बोलोगे हाँ सर। तो मैं बोल रहा हूं, अगर ये यहां से इधर फेंक दिया बाहर, तो क्या ये दोनों आजू बाजू वाले सेल इन्फेक्ट नहीं हो सकते क्या? बोलोगे हाँ हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको वेसाइकल के फॉर्म में एक मेम्ब्रेन से कैद करके अपने सेल के अंदर ही रख लेते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं दोस्त? लाइजोसोम। क्या कहते हैं? लाइजोसोम।
बोलो कोई दिक्कत? और इसी के बारे में अभी पढ़ने वाले। पढ़े क्या? स्टार्ट करें लाइसोसोम। बोलो दोस्तों, हाँ स्टार्ट सर। करेंगे। आइए। तो लाइसोसोम ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर है। बताया था ना, वेसिकल्स के फॉर्म में होता है। फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। अभी अभी बताया है ना, कौन बनाता है? गोल्जी अपरेटस बनाता है। कैसे पैक कर देता है इसको? द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच 5। इसका अर्थ क्या हुआ? देखा गया है कि ये जो लाइसोसोम होता है ना बच्चों, इस लाइसोसोम के अंदर तुम जो एंजाइम देखना चाहते हो, हाइड्रोलाइटिक मतलब पानी के प्रेजेंस में। लाइटिक वर्ड कहां से आया है? तो लाइटिक वर्ड आया है लाइसिस से। जरा इस सब को समझो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है पूरा बायो और साइंस के लिए। और हाइड्रो वर्ड किसके लिए होता है दोस्तों यूज? पानी के लिए। बताओ मैं गलत हूं क्या? वाटर। लाइटिक मतलब लाइसिस, और लाइसिस मतलब ब्रेक, टू ब्रेक यानी तोड़ना। मैं लिख देता हूं ब्रेक, है ना। लाइसिस मतलब तोड़ना ही होता। तो वाटर के प्रेजेंस में कोई एंजाइम अगर तोड़ देता है किसी चीज को, यानी ब्रेक करता है, उस तरह के एंजाइम को क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लाइपेजेस लिपिड को तोड़ेगा, प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, हाइड्रोलेजेस, है ना, बहुत अलग अलग तरह के कंपोनेंट, विटामिन और इन सब चीजों को तोड़ सकता है। समझ में आया? यानी तुम जो बोलो उसको ये तोड़ेगा। बोलोगे अच्छा। न्यूक्लिक एसिड को यानी डीएनए आरएनए को, उसको भी तोड़ेगा। देखो न्यूक्लियेजेस दिख रहा है। किसी भी चीज को नहीं छोड़ने वाला, सबको तोड़ देगा। ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन कंडीशन ये है कि ये 5 pH पे ही एक्टिव होगा। कहां पे एक्टिव होगा? 5 पे। 5 pH मतलब कि एसिडिक मीडियम होगा। तुम्हें पता है ना, 7 से अगर ऊपर जाते हैं 14 की तरफ, तो क्या हो जाता है? बेसिक मीडियम। क्यों दोस्तों? और 7 से अगर 0 की तरफ आते हैं तो क्या हो जाता है? एसिडिक मीडियम। तो ये 5 पे है यहाँ कहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेसिक, सॉरी एसिडिक। क्या हो गया? एसिडिक। तो ये सारे एंजाइम्स किस मीडियम में एक्टिव होते हैं? एसिडिक। तुम बोलोगे एसिडिक मीडियम होगा कैसे? ये ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है दोस्तों, ये ब्लू वाला ऐसे लाइन। तुम बोलोगे हाँ। ये ब्लू लाइन एक्चुअली में क्या है? ये है मेम्ब्रेन। ये क्या है? मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। और ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के पास एक्टिव हाइड्रोजन पंप मैकेनिज्म होता है, जिसकी मदद से, ध्यान से सुनिए, साइटोप्लाज्म के अंदर जो H+ पड़ा हुआ है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर जो H+ पड़ा है, उसको ये अंदर ले लेता है। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? कैसे लेता है? एक्टिवली, यानी एनर्जी खर्च करके। तुम बोलोगे एक्टिवली का जरूरत क्यों? ध्यान से सुनना। ये एक सेल है बहुत बड़ा, यहां से ये H+ ले लिया, तो कुछ समय के बाद यहाँ H+, H+ पूरा भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा H+? बोलो दोस्तों। बोलोगे हाँ बिल्कुल। H+ ही H+। जब H+ इधर बढ़ जाएगा तो और जाना चाहेगा? बोलोगे नहीं। लेकिन हम और भी भेजेंगे, तो कैसे भेजना होगा? एक्टिवली। कैसे भेजना होगा? एक्टिवली। इसीलिए यहाँ पे कैसे भेजा जाता है? एक्टिवली। दूसरी बात, एसिड हम किसे कहते हैं दोस्तों? तुम बोलोगे एसिड उसे कहते हैं जो H+ जल्दी दे दे। और हम बोलेंगे मीडियम, किस किस मीडियम को हम एसिडिक बोलेंगे? तुम बोलोगे जिस मीडियम में H+ ज्यादा हो। तो यहाँ H+ बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसका पीएच कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बोलो। No, नहीं sir. कोई दिक्कत। इसके अलावा लाइसोसोम आर हाईली पॉलीमॉर्फिक। पॉली मतलब क्या होता है? डिफरेंट, है ना। मेनी, पॉली मतलब मेनी होता है। मॉर्फो, मॉर्फिक वर्ड कहां से आया? मॉर्फो से। मॉर्फो मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी बाहर में आप से आप देखने में कैसे लगते हैं। तो पॉलीमॉर्फिक मतलब जो अपना रूप बदल ले बार बार, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। तो ध्यान से सुनिए क्या है। Lysosomes are highly polymorphic cell organelle because lysosomes have different physiological states. भाई इनका बहुत अलग अलग काम है, समझे? इसीलिए इन्हें पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल कहते हैं। तुम बोलोगे सर इसमें याद करने वाला कुछ सिस्टम है क्या? याद करने वाला है सिस्टम कि ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, जिसको बनाता कौन है? गोल्जी बॉडी, फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, जो कि एक्टिव पीएच मतलब 5 pH पे ही एक्टिवेट होता है। इसके अलावा ये पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि इनका फिजियोलॉजिकल स्टेट अलग अलग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, इनके अलग अलग फिजियोलॉजिकल स्टेट्स के बारे में देखें, है ना।
अब बताया गया है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, किसके बारे में बताया गया? टाइप ऑफ लाइसोसोम। ध्यान से सुन लो दोस्तों। पहले बात करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में या फिर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के बारे में। These lysosome store enzyme acid hydrolases in the inactive form. These are newly formed lysosome. अब देखो, मैं इसको ऐसे दिखाऊं, बोलो रुनाली, तुम तो बोलो कुछ, तुम तो कभी कुछ Yes, बोलती। sir. ये क्या है रुनाली? Yes. ये एक सेल है, ये क्या है? एक सेल। ये क्या है रुनाली? न्यूक्लियस है। Nucleus, हाँ. ऐसे ऐसे गंदा सा बना देते हैं। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान लो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या मान लो? इसको मान लो गोल्जी। काफी गंदा बना है बट भावनाओं को समझो। अब ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं दोस्तों, यहां से चीजें बन के यहां पे आई, किसके पास? यहाँ पे। लेकिन वो चीजें हैं टॉक्सिक। वो क्या है? टॉक्सिक चीजें, या उसमें खतरनाक इंजाइम्स है। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा? उसको पैक करेगा, उसको पैक करेगा और ऐसे ही छोड़ देगा। लो, ऐसे ही क्या किया? छोड़ दिया। तो ये जो अभी नया नया बन के तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, मेम्ब्रेन बाउंड, इसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। बोलो कोई दिक्कत? इसमें अभी एंजाइम इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, बताइए कोई दिक्कत? यानी ये अभी अभी बना है। बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ सेकेंडरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में इतना याद रखने की जरूरत है? तुम बोलोगे सर टाइप, तो टाइप याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो तो बता देते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में देखोगे तो लाइसोसोम शायद 3 या 2 पेज लाइन में खर्च किया है ना? क्या योगेश, कितने लाइन में है? 2-3 लाइन में होगा, 5 लाइन में, Okay. 6 लाइन में, चलो हाँ सर, सिर्फ एक ही पैराग्राफ दिया है। बस, उससे ज्यादा नहीं। तो जो हाँ। इंपॉर्टेंट था वो ऊपर हमने पढ़ लिया है। ये ठीक है, दिया है तो हम बता दे रहे हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। आइए सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में बात करूं। तो सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसे कहते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल या हेट्रोफैगोसोम। ये कैसे होते हैं भैया? दीज लाइसोसोम formed by the fusion of primary lysosome and phagosome. These are secondary lysosome. अब फैगोसोम के बारे में तुम्हें याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ सर कुछ कुछ तो याद आ रहा है। फैगोसाइटोसिस पढ़े थे दोस्तों? बोलोगे हाँ हाँ, फैगोसाइटोसिस मतलब सेल जब खाना खाता है। तो सेल जब खाना खाता है, मैंने बताया था, किसी भी चीज को वेसिकल के फॉर्म में अंदर लेता है। तो इस वेसिकल का नाम क्या था? फैगोसोम। याद आया? बोलोगे हाँ याद आया, फैगोसोम। तो वो जो फैगोसोम अंदर आया सेल के, मैं बोल रहा हूं यहां देखो, ये जो फैगोसोम सेल के अंदर आया, ये इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा। देखो, ये वेसिकल के फॉर्म में है ना, फूड वैक्यूल, ये वेसिकल के फॉर्म में है। ये इस प्राइमरी लाइसोसोम 1 डिग्री लाइसोसोम के साथ देखो यहाँ फ्यूज कर रहा है। बोलोगे हाँ फ्यूज कर गया। इसे हम लोग कहेंगे अब सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। बताओ कोई दिक्कत? इसे डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर बाहर का खाना, एकदम ध्यान से सुनते जाना, अगर सेकेंडरी लाइसोसोम बाहर के खाने वाले के साथ, खाने वाले वेसिकल के साथ फ्यूज कर गया, तो उसे हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल या हेट्रोफैगोसोम। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ऑटो मतलब क्या होता है? सेम। यानी ये लाइसोसोम अगर हमारे ही सेल के किसी सेल ऑर्गेनल के साथ फ्यूज कर जाए तो वो उसको भी डाइजेस्ट कर जाता है, समझे? और उस कंडीशन में उसे कहते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर। हो सकता है ना भाई, कोई सेल ऑर्गेनल डैमेज हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाए, गोल्जी बॉडी डैमेज हो जाए, ईआर, कुछ भी डैमेज हो सकता है। तो क्या करेगा ये लाइसोसोम? उसको भी अब डाइजेस्ट कर ले, उसको भी डाइजेस्ट करता है। उसे कहते हैं ऑटोफेगोसोम या ऑटोफेजिक लाइसोसोम। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनिए, अब टर्शियरी लाइसोसोम या इसे कहते हैं रेसिडुअल बॉडीज। ध्यान से सुनना, लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल आर कॉल्ड रेसिडुअल बॉडीज। दीज मे बी एलिमिनेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस। अब क्या होता है इसको, ये साथ में आएगा तो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट तो कर लेगा, देखो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो जब डाइजेस्ट हो गया, तब ये क्या करता है, अपने अंदर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल लेके बैठा रहता है, उस लाइसोसोम को कहते हैं टर्शियरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडी। इसको सेल के अंदर रखते भी हैं या तो फेंक देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। ये लाइसोसोम के पास इतने खतरनाक एंजाइम है, ये अपने सेल ऑर्गेनल को तो डाइजेस्ट कर ही लेता है। कभी कभी अगर सेल हमारा एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है, तो ये पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बॉडी भी कहते हैं। पता है कि नहीं पता? सुसाइड कर लेता है खुद ही। बोलो दोस्तों।
कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो सुसाइडल बॉडी इसी का नाम है, या सुसाइडल बैग, याद रखना। रखोगे याद? किसका सर? जो जोमेटो नहीं, सॉरी जोमेटो क्यों लिखा है? अरे यार क्या बोले हैं अभी, लाइजोसोम। लाइसोसोम। हाँ, लाइजोसोम का नाम क्या है? सुसाइडल बैग। ठीक है, ठीक। यस। आइए, इन सब का फंक्शन तो तुमको समझ में आ ही गया होगा। तुम बोलोगे जी जी बिल्कुल समझ में आ गया। ये सब फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड थे कि नहीं थे? अभी तक क्या लग रहा है? बोलोगे लग तो रहा है फेमस कि सर। कनेक्ट, है ना, लग तो यही रहा है। अब इसीलिए इंडो मेम्ब्रेन कहते थे ना। अब आते हैं वैक्यूल्स के बारे में। कर ले बात मृु नाली। यस। हाँ, तो हम बात करते हैं वैक्यूल के बारे में। तुम्हें पता है वैक्यूल किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। आइए, एनिमल में भी रेयर है, बहुत रेयर। आओ देखो, द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड था? यस। क्या गोल्जी बॉडी अभी तक मेम्ब्रेन बाउंड था? यस। क्या लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड था? यस। क्या वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड है? यस। क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है? यस। क्या माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है? यस। क्या राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है? नो। नो। क्या क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड होता है? यस। समझ रहे हो? और ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ पाए जाते हैं? सबके सब तो हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, है ना। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, आइए आगे बढ़े। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। क्या बोला है? खाली जगह, स्पेस, है ना। ऐसा खाली नहीं, मतलब एक ऐसा स्पेस जो साइटोप्लाज्म में अपना अलग, मान लो एक शहर है, उसमें तुम्हारा घर क्या अपना बाउंड्री बाउंड्री देके हो ना, तुम अपना एक इलाके में, वैसा ही कुछ साइटोप्लाज्म अगर ये है, तो इसके अंदर अपना इसका एक बाउंड्री करके अपना एक खाली जगह है बस। मतलब अपना एक जगह, समझ रहे हो? जिसमें क्या क्या होता है दोस्तों? वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और दूसरे अदर मटेरियल होते हैं जो कि सेल के लिए जरूरत नहीं है। बोलो कोई दिक्कत दोस्तों? नो सर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर ये सेल सैप होता क्या है? ठीक है, तो ये लिक्विड है, ये कुछ नहीं है, ये लिक्विड है। समझ में आया? जो वैक्यूल के अंदर जो पाया जाता है ना, फ्लूइड लिक्विड, उसी को कहते हैं सेल सैप, उसी को क्या कहते हैं? सैप कहते हैं। बोलो समझ में आया बच्चों? ये स्टोरेज का काम कर सकता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है। बोलो कोई तकलीफ? नहीं, ये सैप कवर्ड तभी आएगा जब वैक्यूल आएगा। तुम बोलोगे सर साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड है उसको कह सकते हैं? नहीं, उसको मत कहना। वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा ना, उसको क्या कहेंगे? सैप कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत? उसमें डिपो, उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है ना, वाटर हो सकता है, दूसरे मिनरल्स हो सकते हैं, ये सब चीजें। कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चे सैप नाम से डर जाते हैं कि पता नहीं क्या है। ठीक है ना, बताइए कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एक देख रहे हो पूरा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं साइट सेल। इसे कहते हैं सेल। सेल का ये ब्लू वाला देख रहे हो साइटोप्लाज्म पूरा? तुम बोलोगे हाँ दिख रहा है ये ब्लू वाला। अब ब्लू वाले साइटोप्लाज्म में ये दिख रहा है ये बाउंड्री, तुम बोलोगे हाँ ये बाउंड्री भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बाउंड्री को एक मेम्ब्रेन घेर के रखा है, और इस बाउंड्री का क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। क्या ये याद रखना है? तो जवाब है हाँ, याद रखना है। इसे कहते हैं सैप वैक्यूल। ठीक है, इसमें फ्लूइड है वो। आओ, इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। याद रखना है। इसके अलावा याद और भी चीज रखना है कि ये जो वैक्यूल है, इसके पास जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है। वो डबल मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन था, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है, बट यहाँ क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन। गॉट इट? यानी अकेला ये मेम्ब्रेन। अगर डबल होता तो एक आउटर होता, एक इनर होता कि नहीं होता दोस्तों? बोलोगे हाँ, बट ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा, तुम्हारे मन में ये सवाल तो नहीं आ रहा ना कि सर ये सब जो मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। पढ़ लिए थे ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, याद आ रहा है? बोलोगे हाँ हाँ अब याद आ गया। यस। अरे मृणाली बोलो तो, याद आया? बोला। यस। अब देखो टोनोप्लास्ट बहुत अच्छा काम करता है।
facilitates the transport of number of ions and other materials against concentration gradient. ये क्यों, ये कैसे भाई, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कैसे? तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये डिपॉजिट किया है ना, एक्सक्रीटरी मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पे ये डिपॉजिट कर रहा है तो क्या कुछ समय बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इधर बहुत ज्यादा होगा या बढ़ने लगेगा? बोलोगे हाँ। और इधर जब बनता है तो कम ही होगा, इसके कंपैरिजन में तो कम ही होगा ना, क्योंकि यहाँ तो स्टोर होता है। बट फिर भी ये इधर आ रहा है। तो अगर ये इधर आ रहा है जबकि कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, तो कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? तुम बोलोगे एक्टिवली होगा। क्या दोस्तों, एक्टिवली होगा फिर तो। और ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? टोनोप्लास्ट। कौन करवाता है? टोनोप्लास्ट, यानी इसका मेम्ब्रेन, वैक्यूल का मेम्ब्रेन। बताओ कोई दिक्कत? तुम बोलोगे सर फिर इसका उसमें क्या रोल है, मतलब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से क्या रोल है ना? कहीं ऐसा कुछ मन में शंका या सवाल आ रहा है? तो इनका वही रोल है जो ER, SER और हमारा गोल्जी, ये सब जो काम करता है ना, और इनके जो वेस्ट बचते हैं तो वो इधर आते हैं, सब सारे के सारे इधर आते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन करता है, यानी पानी का कमी ज्यादा कम ज्यादा यहाँ पे सब यूज हो रहा है ना, तो उसका कम ज्यादा होता है तो ये इसमें योगदान देता है। बोलोगे अच्छा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ देखें और क्या काम करता है ये। The tonoplast ये तो हो गया into vacuole. Hence their concentration is significantly higher in the vacuole than the cytoplasm. इसीलिए देखना इधर जो ये सब वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी, इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये एक्टिवली यहाँ पे लिया जाता है। एक्टिवली यानी यहाँ ज्यादा ही है। समझ में आया? एक्टिवली का मतलब ही है ज्यादा है, नहीं तो एक्टिवली लेता क्यों, पैसिवली ले लेता अगर कम होता तो। Oh, in amoeba, the contractile vacuole is important for excretion and osmoregulation. In many cells, as in protists, food vacuoles are formed by engulfing the food particles. अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, एक्सक्रीशन के काम में आता है, ऑस्मोरेगुलेशन के काम में आता है। ठीक है। और प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल तुम जानते हो, जब खाना कोई भी आता है ना तो वेसिकल्स के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? वेसिकल्स के फॉर्म में। ठीक है। और वो वेसिकल्स जैसे ही अंदर पहुंचता है लाइसोसोम के साथ फ्यूज करता है, उसे फूड वैक्यूल ही कहने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट करके अनडाइजेस्टेड फूड को अपने पास रखे रहता है, तो वो फूड वैक्यूल ही है। वो क्या बन जाता है? फूड वैक्यूल। तो देख रहे हो ना, वो पूरा सिस्टम से बनता आ रहा है ना, पहले ER, फिर SER, SER से लाइसोसोम, और लाइसोसोम से वैक्यूल, फूड वैक्यूल। बना कि नहीं बना? तो ये सब मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं। बोलो दोस्तों, गॉट इट या नहीं गॉट इट? Got it, sir. गॉट इट होना ही चाहिए मृणाली, गॉट इट होना ही चाहिए। ओमकार, खाना पीना बना लिए क्या? ओमू तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आंसर भी देख लिया होगा वो तो। ओमकार, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दो तो, आंसर अगर नहीं देखे हो तो। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। भैया जवाब दो, कौन सा है? ओमकार, सेकंड कौन सा? वाला। सेकंड आर्यन? आर्यन। हाँ। गलत 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 भाई, गोल्जी वाला। apparatus। आरईआर कैसे हो सकता है? आरईआर तो खुद सामान भेजता है गोल्जी के पास, गोल्जी पैक करता है सामान को, तो गोल्जी पैक करके लाइसोसोम बनाता है। क्या मुन्ना, क्या कर रहे हो यार? हैं? गलत है ना ये तो, सब अन्याय है। क्या कर रहे हो छोटू? मैंने आंसर नहीं ना देखे सर। लाइसोसोम क्या होगा? लाइसोसोम। क्यों मृणाली, मैंने गलत लिखा क्या? लाइसोसोम होगा। नहीं। ओके। अब 4 सवाल है ना, 4 आदमी तुम लोग को बता दोगे। अब दूसरा सवाल आर्यन के लिए। एसिड हाइड्रोलेजेस फाउंड इन लाइसोसोम फंक्शंस एट। बताओ भाई आर्यन। आर्यन आवाज नहीं आ रहा, कौन सा वाला होगा? थर्ड वाला। थर्ड वाला, वेरी गुड। pH 5 यानी एसिडिक। ये बेसिक है, ये बेसिक है, और ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पे काम ही नहीं करेगा, एसिडिक ही है सर। अगर यहाँ पे 4 होता तो भी आपको 5 ही लगाना पड़ता, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है, बट सब बेसिक है। ठीक है। क्वेश्चन 3, योगेश दादा,
Which of the following contain water, sap, excretory Vacuum. product and other materials not useful? याद रखो यहाँ पे लिखा है not useful for the cell. कौन सा वाला होगा? फोर वैक्यूल, वेरी गुड। ठीक है, अगर एनिमल सेल लिख देता फिर तो नन ऑफ दी अबव या कुछ ऐसा होता। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड, मृणाली। Second, tonoplast. वेरी गुड। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारा क्या हो चुका है दोस्तों? समाप्त। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? खत्म। अब हम लोग बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सिंगुलर में इसे माइटोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे क्या करना है? प्रेम से पढ़ना है। मेम्ब्रेन देखते ही समझ में आ गया होगा, ये डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दिख रहा है ना? बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। देखो कैसे, अगर नहीं दिख रहा तो ये देखो, ये वाला एक बॉर्डर लाइन दिख रहा होगा, तुम बोलोगे हाँ दिख रहा है। दूसरा तुम्हें ये वाला बॉर्डर लाइन दिख रहा होगा ब्लू कलर से। दोस्तों ये दिख रहा है क्या? डबल बॉर्डर लाइन। तो ये कितने मेम्ब्रेन होते हैं? डबल मेम्ब्रेन। दिखा दिखा। और ये है ब्लैक, ये है आउटर हाँ मेम्ब्रेन, सर। वो है इनर मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर मामला चल रहा है ना, ये ग्रीन वाला, ये अंदर इसका जगह है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं दोस्त? इस जगह को कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये मैं जरा बता देता हूँ इसका स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो अंदर जगह दिख रहा है, ओके गॉट इट ना? बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का फिगर है। इसके अलावा जो चीजें हमें याद रखनी है कि इसका हाइट है ना, ऊंचाई कितना हो सकता है? ऊंचाई कहना गलत होगा, इसको हम लोग विड्थ कहते हैं, क्योंकि इस डायमेंशन में देखो, इसको ऐसे देखो, ठीक है, इसको ऐसे देखो लंबाई में। तो इसका विड्थ कितना हो सकता है? 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये इसका विड्थ। और इसका अगर लेंथ का बात करें तो 1.0 to 4.15 माइक्रोमीटर। स्टार्ट करें इसके बारे में कहानी। आइए, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं या एटीपी मिल कहते हैं। एक चीज बता देते हैं, सेल में जितना भी एनर्जी का प्रोडक्शन का काम होता है वो सब यहीं पे होता है। तुम खाना खाते हो, बोलो हाँ या ना? मान लो तुमने खाया रोटी, रोटी में क्या था? कार्बोहाइड्रेट। क्या था दोस्त? कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट को सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज किया गया डाइजेशन के थ्रू, हाँ या ना? उसके बाद एसिमिलेशन के थ्रू ब्लड ने क्या किया? उसको हर सेल्स के पास पहुंचा दिया, हाँ या ना? जब वो सेल के अंदर आया, जब वो सेल के अंदर आया दोस्त, तो उस सेल में इस कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ चुका है, वो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन किया गया। क्या किया गया? ऑक्सीडेशन, जलाया गया उसको। ठीक है, और जलाने के बाद क्या बनाया गया उसको? उससे क्या बनाया गया? एनर्जी। तो ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, और यहाँ से रिलीज क्या होता है? भाई तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा ना कि सर यहाँ प्रोसेस चलेगा तो रिलीज क्या होगा? यहाँ रिलीज होता है CO2, H2O, ये सब। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं? इस रेस्पिरेशन का भी अपना एक प्रोसेस है, कैसे होता है वो देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, है ना? फिर क्रेब साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया। आओ देख, तो एटीपी जितना भी प्रोड्यूस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तुम सोच रहे होगे सर एटीपी क्या होता है? तो अगर हम मनी का बात करें तो मनी का अलग अलग देश में अलग अलग करेंसी है कि नहीं? जैसे इंडिया में रुपी है, यूएसए में डॉलर है ना? रशिया में रूबल है, चाइना में येन है कि नहीं? जापान में युआन है, अरे है या नहीं है? टर्की में लीरा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वैसे ही एनर्जी का भी एक करेंसी होता है। एनर्जी का क्या होता है? करेंसी, और उसे कहते हैं एटीपी। क्या कहते हैं दोस्त? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो वही है एटीपी। ये मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनल है सेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन्ड बाय जेनस ग्रीनबी। एम्स में पूछा गया था, देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे तुमको दिखेगा ही नहीं। तुम देखोगे ना माइटोकॉन्ड्रिया को, नहीं दिखेगा। उसको तुमको डाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डाई, यानी कलर डालोगे। कौन सा कलर? जेनस ग्रीन बी, तब वो जाके दिखेगा। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन करते हैं किससे? जेनस ग्रीन बी से। In terms of shape and size also, considerably degree of variability is observed. हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा शेप साइज में अंतर हो सकता है, बट टिपिकली ये सॉसेज शेप का होता है। देख रहे हो, ये सॉसेज खाए हो ना, तो ये सॉसेज शेप का होता है, सिलेंड्रिकल, जिसका डायमीटर यानी विड्थ का मैं बात कर रहा था, तो ये 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर है। ठीक है, एवरेज 0.5, और लेंथ लगभग 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। बताओ कोई दिक्कत? बोलो। क्या इसमें ये सब चीजें याद रखना है? तो इसमें जितना है ये सब याद रखना चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर भी याद होना चाहिए। बोलो बच्चों, याद रखोगे क्या? ओमकार, याद रखोगे? हाँ सर। देख लो कितना इंपॉर्टेंट। आओ, तो number of mitochondria is variable depending on the physiological activity of cell. Mitochondria at site of respiration. मैं एक चीज बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में ज्यादा होगा जिसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तुमको पता है विंग्स, है ना? विंग्स यानी पक्षी का जो पंख होता है ना, उसमें होते हैं फ्लाइट मसल्स। क्या होते हैं? फ्लाइट मसल्स, मांसपेशियां। उस मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है। सोचो क्यों? क्योंकि उसको हर मिनट में बहुत ज्यादा विंग्स को अपना करना पड़ता है, अप्स एंड डाउन, है ना? तो इसीलिए उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी के लिए उसके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है। बोलो कोई दिक्कत? फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी अभी मैंने बताया कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसे कहते हैं फूड को जलाना या फूड का ऑक्सीडेशन करना, और क्या बनाना? एटीपी बनाना। अभी अभी तुमको मैंने बताया। माइटोकॉन्ड्रिया, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अभी अभी मैंने दिखाया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होता है या नहीं होता? डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। ये देखो, ये फोटो देखो, मैंने ग्रीन कलर से तो इस बीच में दिखा दिया था ना, लेकिन तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये भी तो जगह है ना, खाली जगह। एक सेकंड, अलग कलर से इसको अब दिखाते हैं, ग्रीन, ये वाला, ये भी तो बीच में खाली जगह है ना दोस्तों। इसको कौन सा? तो ये हो गया आउटर कैविटी, है ना? ये क्या हो गया? आउटर फ्लूइड। और ये होता है इनर, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। इनर वाला एक चैम्बर बन रहा है, एक आउटर चैम्बर बन रहा है। बना कि नहीं बना? अरे बना या नहीं बना, दिख तो रहा होगा ना। हाँ सर। तो एक एक होता है आउटर कंपार्टमेंट या आउटर चैम्बर, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में डेंस होमोजेनस सब्सटेंस होता है, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स। जबकि आउटर मेम्ब्रेन का बात कर रहा, कंपार्टमेंट का बात नहीं कर रहा। किसका बात कर रहा? मेम्ब्रेन का। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल, यानी ये पूरा ढक के रखता है चारों तरफ से। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर? The two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. एक चीज याद रखना, हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर, तो उसमें चलता है क्रेब साइकिल। क्या चलता है? क्रेब साइकिल। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, जब ये पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एक क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल में बहुत सारे एंजाइम्स का काम पड़ता है। ठीक है, तो तुमको पता चलेगा वो एंजाइम्स कहाँ से आता है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से आता है, या मैट्रिक्स, है ना? जनरली कहाँ से आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन, चाहे आउटर से या इनर से। वैसे वहां तो इनर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां से आते हैं, याद रखोगे। तो ये दोनों मेम्ब्रेन के अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बताइए कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक क्रिस्टी। अभी देखो, मैंने दिखाया था ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला। अगर मैं इसे दिखाऊं ऐसे, तो तुमने ऐसे ऐसे देखा था ना? अरे इनर Yes. मेम्ब्रेन का ऐसे ऐसे देखा था ना विस्तार? Yes, हाँ sir. सर। इस इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ना, ये फोल्डिंग, इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे कहते हैं क्रिस्टी, या सिंगुलर में कहते हैं क्रिस्टा, है ना? ये मैट्रिक्स की तरफ जाके फोल्ड हो जाता है। क्यों होता है? ताकि सरफेस एरिया बढ़ा दे। क्या कर दे? सरफेस एरिया बढ़ाए। कोई भी फोल्डिंग का लॉजिक यही होता है
जनरली सरफेस एरिया में। ठीक है, देखो इन मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ऑफ क्रिस्टी इज हाई। हाँ ये तो सही बात है। अब मैंने अभी बोला जो सेल ज्यादा एनर्जी चाहिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एनर्जी बनाना चाहता है उसमें क्रिस्टी ज्यादा होगा। सही बात है कि नहीं है, बोलो सही बात है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ अब सर। यहाँ पे वही चीज दिखाया गया, ETS इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात चल रहा है कि क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होता है। ठीक है, ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। देख लो ये, मैं इसको स्काई ब्लू कलर से दिखाऊं, ये वाला देख रहे हो, ये मेम्ब्रेन इसके ऊपर होता है। देख रहे हो दोस्त, इसके ऊपर ये सारे साइकिल चलते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ये जो खाली जगह है ना, ये बीच में खाली जगह, इसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या कहते हैं, पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। वैसे पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस बैक्टीरिया में ज्यादातर वर्ड यूज होता है, इसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। गॉट इट, बोलो हाँ दोस्तों सर। गॉट इट। इसमें H+ बहुत ज्यादा होता है, बट ये सब अभी बता के कोई फायदा नहीं है। ये है आउटर मेम्ब्रेन, है ना, इसके अंदर DNA होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर DNA होता है, और सेल साइकिल सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था ये DNA डबल कब होता है दोस्तों, बताओ, एस फेज में होता है ना। यस। हाँ गलत 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 गलत, तो उसी फिर वक्त मैंने बताया था ये DNA कभी भी डबल हो सकते हैं। मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्मिक DNA कभी भी डबल हो सकते हैं, न्यूक्लियर DNA सिर्फ एस फेज में डबल होता है। यार क्या कर रहे हो, साइटोप्लाज्मिक DNA में मैंने बताया भी था माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, याद आ रहा है तुम लोगों को, yes, वो हाँ कभी भी डबल हो सकते हैं कभी भी, बट न्यूक्लियर DNA सिर्फ और सिर्फ एस फेज में डबल होता है, और सेंट्रियोल बस। तो यहाँ होता है सिंगल सर्कुलर DNA, सिंगल सर्कुलर DNA यानी एक ही DNA होता है और कुछ नहीं, समझे। इसके अलावा मैं बात करूं तो राइबोसोम किस तरह के हैं, देख लो 70S, मैंने बताया था ना यूकैरियोट्स में भी होता है, तो देख लो 70S। हाँ साइटोप्लाज्म में अगर तुम राइबोसोम देखने जाओगे तो कैसा दिखेगा, 80S। कैसा दिखेगा, 80S। तुम बोलोगे सर ER के ऊपर जो होता है वो कैसा होता है, तो वो 80S होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S। बोलो कोई दिक्कत। इसके अलावा एनर्जी नो जो बनता दिक्कत। है ना, ATP, भाई ATP जो बनाता है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो असली आदमी ये है, ऑक्सीजोम, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल। क्या कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल। बोलो कोई दिक्कत, नहीं। बोलो दोस्तों। इसके फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं क्रेब साइकिल में। कहाँ पढ़ते हैं, क्रेब साइकिल और ETS में। अभी नहीं पढ़ सकते, अभी पढ़ ही नहीं सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आओ, तब तक के लिए